तो वहीं अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने सभा को संबोधित करने के बाद विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कई सभा को संबोधित कर चुके हैं और बहुत अच्छा वातावरण है। सीएम विष्णुदेव साय ने बातचीत की। रोहित शर्मा ने सीएम विष्णुदेव साय से बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा में कमान संभाले, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, झारखंड भी, उड़ीसा भी। पार्टी के आदेशानुसार जा रहे हैं, जहां पार्टी आदेश कर रही है वहां जा रहे हैं। सर, क्या स्थिति देख रहे हैं? उड़ीसा में लहर चल रही है मोदी। बिल्कुल, आज हमारा चौथा दिन है उड़ीसा में और कई सभा को हम अटेंड कर चुके हैं। बहुत अच्छा वातावरण। सर, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे एक समानता देखी जा रही है। दोनों जगह जो घोषणा पत्र है वो छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही, कई सारी घोषणाएं हैं। हाँ बिल्कुल, धान का कीमत भी 3100 रुपये की बात हो रही है और जिस तरह से महतारी बंधन योजना हम लोग लागू किए हैं उसी तरह पर यहाँ पर सुभद्रा योजना है, तो बहुत कुछ मिलता जुलता है। सर, छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी है और यहाँ भी ये जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल्य है, तो क्या स्थिति छत्तीसगढ़ की तुलना में आदिवासियों का विकास हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाई। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे और ये कह रहे हैं कि हम लगातार आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ताकि जो विकास की गंगा छत्तीसगढ़ में बही है वो विकास की गंगा उड़ीसा में भी बह सके। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज आजमगढ़ में रैली को संबोधित किया। कहा, सपा कांग्रेस दो दल हैं लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरीके से धंस चुकी है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव के लिए कहा कि अखिलेश अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे यदुवंशी हो? जिसके साथ बैठते हो उसने राम मंदिर को गालियां देने का मिशन चला रखा है। तो वहीं सीएए पर पीएम ने कहा कि ये मोदी की गारंटी का कानून है। आपने देखा कि कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आप भी सुनिए। 10 साल पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी। कभी बम धमाके, कभी आतंक, कभी स्लीपर सेल, कभी दंगे, और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी। तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे का कल निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से ग्वालियर लाया गया और यहां एम्बुलेंस से उन्हें रानी महल ले जाया गया है। तो पार्थिव शरीर दोपहर 3 बजे तक रानी महल में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और इसके बाद शाम 5 बजे सिंधिया छतरी पर उनका राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इस मौके पर 3 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के कई मंत्री और नेता भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो साथ ही नेपाल, वडोदरा और जम्मू के राजघराने के सदस्य भी ग्वालियर पहुंचेंगे। तो चलिए अब आपको राजमाता माधवी राजे सिंधिया के बारे में बताते हैं कि कैसे नेपाल की राजकुमारी भारत में सिंधिया घराने की बहू बनी। वो रहने वाली महलों की थी,
उनको जब ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया ने देखा तो तय किया कि नेपाल की प्रिंसेस कृणराज लक्ष्मी को भारत की बहू बनाएंगी। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने अपने बेटे माधव राज सिंधिया को प्रिंसेस किरण की तस्वीर दिखाई। उनके दादा जुद्धू शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे। माधव राज सिंधिया को तस्वीर में प्रिंसेस किरण पसंद आई। उनकी इच्छा थी कि वो नेपाल जाकर अपनी होने वाली जीवन संगिनी को देखें, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई और उनको अपनी मां की ही पसंद को पसंद करना पड़ा। साल 1966 को प्रिंसेस किरण और ग्वालियर के महाराजा माधव राव सिंधिया की शादी हुई। इस शादी के बाद प्रिंसेस किरण बन गई माधवी राजे सिंधिया। दरअसल मराठी परिवारों में शादी के बाद नाम बदलने की परंपरा है। उसके अनुसार ही किरण से माधवी नाम दिया गया। लेकिन पूरा हिंदुस्तान छोड़कर राजमाता विजया राजे सिंधिया ने नेपाल की राजकुमारी को अपने बेटे माधव राव सिंधिया के लिए क्यों चुना? दरअसल विजया राजे सिंधिया के परिजन भी नेपाल से ही थे, इसलिए वो चाहती थी कि उनकी बहू भी नेपाल से ही हो। इसलिए प्रिंसेस किरण से शादी करवाई गई। खास बात यह थी कि शादी ना ही नेपाल से ना ही ग्वालियर से रखी गई, बल्कि उसके लिए दिल्ली का चयन किया। दरअसल उस वक्त राजमाता विजया राजे सिंधिया का राजनीति में अच्छा खासा दखल था, इसलिए वो चाहती थी कि सभी बड़े नेता बेटे की शादी में आए। शादी के लिए ग्वालियर से दिल्ली तक स्पेशल ट्रेन चलाई गई ताकि आम लोग ही नहीं बल्कि इस ट्रेन में सवार होकर राज परिवार के लोग दिल्ली पहुंच सकें। भव्य जश्न के बीच माधवी राजे सिंधिया परिवार की इकलौती बहू बनी। शादी के 1 साल बाद ही उनकी पहली संतान चित्रांगदा राजे का जन्म हुआ। साल 1971 में माधवी और माधव राव की दूसरी संतान यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म हुआ। जो राजमाता जी का जिनका निधन हुआ है वो काफ़ी उन्होंने राजनीति के उतार चढ़ाव बहुत पास में से देखे, इसलिए कि उनके पति के ऊपर हवाला का आरोप लगा था। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़ के एक अलग पार्टी ज्वाइन की थी, अलग पार्टी शुरू करी थी, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, और उससे वो चुनाव भी ग्वालियर से लड़े, जिसके लिए देश भर के लोग, बड़े बड़े नेता वहाँ पर आए, चिदम्बरम से लेके बड़े लोग। तो ये जो उतार चढ़ाव थे वे राजनीति के, वो निश्चित रूप से माधवराव जी की धर्मपत्नी के रूप में उन्होंने बहुत पास से देखे। माधवी और माधव राव की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के 35 साल बीत चुके थे, मगर तभी उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया और पति माधव राव सिंधिया की हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। माधवी कभी खुद तो राजनीति में नहीं उतरी, मगर बेटे के लिए अक्सर प्रचार करती हुई नजर आई। वो माधवी राजे सिंधिया स्कूल के बोर्ड मेंबर में भी एक थी। ग्वालियर और गुना के लोग उनको रानी साहिबा भी बोला करते थे। माधवी राजे सिंधिया लंबे समय से बीमार चल रही थी। उसके बाद भी वो कई तरह के चैरिटी कार्यक्रम में जुड़ी थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े 24 धर्मार्थ ट्रस्टों की अध्यक्ष थी। उन्होंने अपने दिवंगत पति माधव राव सिंधिया की याद में महल संग्रहालय में गैलरी भी बनवाई थी। उन्हें ग्वालियर में सिंधिया घराने के कार्यक्रम में हिस्सा लेते भी देखा जाता था। कई बार अपने बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो संसद भी सदन की कार्रवाई देखने के लिए आती थी। तो अब आज शाम 5 बजे माधवी राजे सिंधिया पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी और उनके कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन पर शोक जताया है। गोविंद सिंह ने कहा कि ग्वालियर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हम इस पर राजमाता का आशीर्वाद और स्नेह हमेशा से रहा है। दुख का पहाड़ सिंधिया परिवार पर टूटा है और हम सब भी बहुत दुखी हैं। पूरे ग्वालियर क्षेत्र के लोग हों, चाहे महाराज सिंधिया से जुड़े हुए पूरे देश के लोग हों, सब बहुत दुखी हैं और सब लोग सिंधिया परिवार के साथ खड़े हैं। बहुत ही स्नेह उनका हम सबको मिलता था। मैं उनके बहुत लंबे समय से मैंने उनको देखा है। जब मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष था, बड़े महाराज के चुनाव में वो निकलती थी। राजनीति में तो उनको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बड़े महाराज के चुनाव में निकलती थी तो सबसे स्नेह पूरा मिलती थी और बड़े ही सबको स्नेह करती थी। तो एमपी के पूर्व सीएम और राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का ईवीएम डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दिग्गी राजा अब चुनाव में गड़बड़ी की आशंका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।
उन्होंने राजगढ़ में हुए चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। दिग्गी राजा का आरोप है कि सिंबल लोडिंग यूनिट यानी कि SLU को राजगढ़ प्रशासन ने वापस आयोग को भेज दिए हैं। उनका मानना है कि राजगढ़ के स्ट्रांग रूम में SLU मशीनें नहीं हैं। बता दें कि 1 मई को चुनाव आयोग ने सर्कुलर जारी कर सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि SLU को चुनाव याचिकाओं के मद्देनजर 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाए। तो इंदौर में प्रत्याशी विहीन कांग्रेस ने अब एक नई मुहिम छेड़ी है। पार्टी ने चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस लोकसभा इंदौर प्रत्याशी अक्षय कांति बम की तलाश शुरू कर दी है, जिसके लिए कांग्रेस ने 55 सदस्यीय उड़नदस्ता टीम बनाई। उड़नदस्ता अक्षय बम की तलाश शुरू करेगा और नजर आते ही पुलिस को सूचना देगा। तो दरअसल अक्षय बम और उनके पिता कांति बम के ऊपर 14 साल पुराना हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है, जिसके लिए 10 मई को पिता और पुत्र दोनों को कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन दोनों ही कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके बाद से कोर्ट ने अक्षय बम और उनके पिता कांति बम का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा 24 के लिए 4 चरणों में मतदान हुए, जिसके चलते मंदसौर लोकसभा सीट पर भी चौथे चरण में मतदान कराया गया। मतदान के बाद से जिला निर्वाचन विभाग ने सारी EVM मशीन्स को जिले के PG कॉलेज में पूरी सुरक्षा के साथ रखा है। तो स्ट्रांग रूम में रखी मशीनों की CCTV कैमरे से कड़ी निगरानी भी की जा रही है। सुरक्षा के लिए विशेष बल भी तैनात किया गया है। ये वोटिंग के बाद जब अपन स्ट्रांग रूम सील कर देते हैं कैंडिडेट्स की उपस्थिति में, उसके बाद में जो सिक्योरिटी रहती है 3 लेयर सिक्योरिटी है वैसे, और हमें भी रेगुलर इसमें इंटरेस्ट करना होता है, तो उसी का एक पार्ट है। मेरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे 24/7 रहते हैं और मैं भी इसमें रूटीनली आता रहता हूँ। और सभी विधानसभाओं से जो डिस्पैच के बाद में रिसीविंग यहीं पे होती है, यहीं पे अपने EVM और उनके मटेरियल के स्ट्रांग रूम्स हैं, और 9 रूम्स है अपने पूरे EVM के लिए, और 4 रूम उनके सभी विधानसभाओं के मटेरियल के लिए हैं। प्लस एक SLU का रूम अलग से है आपकी बात, जिसमें SLU जो सिंबल लोडिंग यूनिट रखी गई है, और पूरा सिक्योर्ड है, पूरा कैंपस पूरा सिक्योर्ड है। सभी सारी जो कार्रवाई है कैंडिडेट्स की उपस्थिति में की जाती है। तो एक तरफ जहां प्रशासन इन EVM मशीनों की कड़ी निगरानी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुज्जर के समर्थक भी EVM की निगरानी में दिन रात एक कर रहे हैं। विस्तार न्यूज ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक मदन लाल गुज्जर से खास बातचीत की है, सुनिए। पूरा लोकसभा क्षेत्र घूमे हम, और हमेशा हम 2018 से 2023 तक, और अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें भी हम निगरानी कर रहे हैं। हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से ये पूरी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो अब बात कटनी की। कटनी में अनिल इंडस्ट्रीज के मालिक अनिल केवलानी के घर पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। करीब 50 से ज्यादा अधिकारियों ने सुबह ही सुबह दबिश दे दी। इनकम टैक्स ने ये दबिश अनिल केवलानी के माधव नगर वाले बंगले पर दी है, जहां अधिकारी लगातार दस्तावेजों का जांच कर रहे हैं। बता दें कि जबलपुर और भोपाल के इनकम टैक्स अधिकारियों ने कटनी पुलिस के साथ ये कार्रवाई की है। तो खबर मुरैना से है, जहां हॉस्पिटल में इलाज कराने आई एक महिला मरीज के साथ वार्ड बॉय ने छेड़खानी कर दी। इस घटना के बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला फीवर और पेट दर्द के उपचार के लिए सिटी डिस्पेंसरी में पहुंची थी, जहां काम करने वाले सूरज राजपूत ने जांच के नाम पर कमरे में ले जाकर महिला के साथ छेड़खानी की। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो पन्ना जिले में रेत का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा और आए दिन रेत माफिया केन नदी का सीना छलनी करके दैत्याकार LNG मशीनों से रेत निकाल रहे हैं, जिसकी शिकायत पर आज अजयगढ़ SDM और पुलिस के अमले ने तड़के सुबह छापामार कार्रवाई की और 6 LNT मशीन, करीब 2 दर्जन रेत से भरे ट्रकों और डंपरों को जब्त कर लिया है। तो पूरी कार्रवाई पर अजयगढ़ SDM ने बताया कि लगातार केन नदी के किनारे अवैध रेत के उत्खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं,
जिसके बाद से आज कलेक्टर के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और तड़के सुबह केन नदी के किनारे छापामार कार्रवाई की गई। अब इस संबंध में काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि रात्रि में के अंधेरे में उत्खनन वगैरह होता है, तो इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार का कोई अवैध उत्खनन नहीं होगा और रात्रि में भी यदि उत्खनन होता है तो उसके लिए भी आप कार्रवाई कीजिए। तो उन्हीं के तारतम्य में आज हमने कल रात्रि में मध्यरात्रि के पश्चात राजस्व की टीम पटवारी आरआई के दल सहित हम लोग आए और मौके पर पाया कि वास्तव में उत्खनन हो रहा है, उनके वहाँ से देखा। इसके बाद हमने पुलिस बल भी बुलाया और ये जो है उत्खनन पाया गया, करीब 5 LNT जब्त की हैं और ट्रकों की जब्ती का भी हम अभी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शोरगुल थमने के बाद बीजेपी नेताओं का जमावड़ा उड़ीसा में दिखाई दे रहा है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर प्रचार प्रसार जिम्मा उठाए हुए हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप भी कई दिनों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। उड़ीसा के बाली संकरा में प्रचार के दौरान संवाददाता रोहित मिश्रा ने केदार कश्यप से खास बातचीत की है, सुनिए। क्या स्थिति है उड़ीसा में? जिस तरीके से पूरे उड़ीसा का वातावरण है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनके सुख दुख में साथ दे। आज हम लोग देख रहे हैं 25 वर्षों की सरकार के बाद बीजू जनता दल ने यहाँ के लोगों को केवल ठगने का काम किया है। केवल केंद्र की योजनाओं के माध्यम से वो अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है, लेकिन राज्य सरकार के माध्यम से कोई भी ऐसी योजना नहीं बनी है जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों का चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हो, चाहे चिकित्सा की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से कोई डेवलपमेंट का काम इन्होंने नहीं किया। 2019 को देखा जाए तो कई सीटें बढ़ी थी बीजेपी की और एक अच्छे मार्जिन पे बीजेपी आ गई थी। इस बार लग रहा है 21 में से कितनी सीटें जो है बीजेपी जीत पाएगी? क्या देखिए, अभी 1 तारीख तक यहाँ पर अंतिम चरण है और अंतिम चरण तक जो स्थिति है वो 21 की 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, जैसा वातावरण दिख रहा है। और कांग्रेस को हो चाहे बीजू जनता दल को हो, यहाँ उनका सुपड़ा साफ पूरा तय है। यहाँ का मैनिफेस्टो आप लोगों ने जारी किया, उसमें छत्तीसगढ़ी झलक दिखाई दे रही है। एक महतारी बंधन योजना के तर्ज पे है, धान खरीदी के तर्ज पे, क्या क्या घोषणाएं जो है वो छत्तीसगढ़ से मिलती जुलती है। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, सुभद्रा योजना हो चाहे धान का दर हो, ये छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 4 महीने को भीतर में इनका योजनाओं को निचले स्तर पर क्रियान्वित किया। अनेकों और भी ऐसी योजना है जो हम यहाँ के लोगों को लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद कहाँ का दौरा होगा? उड़ीसा में तो लगातार आप पसीना बहा ही रहे, इसके बाद कहाँ रहेंगे? इसके बाद शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का जो भी मार्गदर्शन होगा, प्रदेश नेतृत्व का जो मार्गदर्शन होगा, वहाँ पर हम जाएंगे। वहाँ पर जो भी दायित्व मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन हम करेंगे। केदार कश्यप जी और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो विकास की गंगा छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार ने बहाई है और यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी तो उसी विकास की गंगा को यहाँ भी बहाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में एक बार फिर ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट कर कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी ने कार्टून पोस्ट ट्वीट करते हुए लिखा कि अपनी दादी की करनी को पुनः दोहराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रमुख दलों के बीच सोशल मीडिया पर जंग जारी है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी के कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ वाले सोशल मीडिया ट्वीट को विभाजनकारी नीति बताया है। तो साथ ही उन्होंने बीजेपी की नक्सल नीति पर भी सवाल उठा दिए। तो एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि ट्विटर वॉर जारी है। चुनाव तक हिंदू मुस्लिम मीट मटन मछली मंगलसूत्र करने वाले प्रधानमंत्री 4 चरण के बाद रो रो कर 5वें चरण में कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। उनकी पार्टी का वास्तविक चरित्र यह है कि विपक्ष के एक नेता का इस प्रकार का कार्टून बनाता है।
कार्टून बना के उनकी छवि खराब करने की कोशिश करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। देश इस प्रकार की विभाजनकारी, इस प्रकार की विघटनकारी, इस प्रकार की स्तरहीन राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। सरकार दिग्भ्रमित है। सरकार अभी तय नहीं कर पा रही है कि उसकी नक्सल नीति क्या है। कभी माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम नक्सलियों से बात करेंगे, कभी कहते हैं घर में घुस के मारेंगे, कभी कहते हैं नक्सली हमारे भाई हैं। आप पहले यह तय कर लें। इनके इस अनिर्णय वाली स्थिति के कारण बस्तर का जो आम नागरिक है वो परेशान है। यही कारण है कि इनके नक्सल मुठभेड़ में अभी तक दो जगह जो मुठभेड़ हुई है, दोनों जगह सवाल खड़ा किया है। सवाल विपक्ष ने नहीं खड़ा किया है, सवाल वहाँ के ग्रामीणों ने खड़ा किया है।